नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर के आया हूं। कहानी दो ऐसे इंसानों की है जो एकदम मध्यम परिवार से थे और मजदूरी करके अपना पेट पाला करते थे। अब देखो, कई बार इंसान अपनी लालची प्रवृत्तियों के कारण ऐसी चीज़ों में फंस जाता है जहां से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब भी किसी को अचानक से कोई कीमती चीज़ मिल जाती है तो वो ये पता लगाने की कोशिश ही नहीं करता कि आखिर उसे वो चीज़ क्यों मिली है। वो बस लालच में आकर उसको अपने काम में लेने लगता है और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर देता है। तो जिस शख्स ने हमारे साथ कहानी को शेयर किया है वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और जो घटना उन्होंने बताई है वो आज की नहीं बल्कि काफ़ी समय पुरानी है। उस समय फ़ोन वगैरह भी नहीं चले थे और आवागमन के भी साधन बहुत कम हुआ करते थे। तो पश्चिम बंगाल के ही एक ज़िले में रहने वाले दो मजदूर एक दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उनके एक साथी को एक ऐसी कीमती चीज़ हाथ लग जाती है जिसे वो खुद ही छिपा लेता है और अपने दूसरे साथी को भी नहीं बताता है। लेकिन उस कीमती चीज़ के पीछे एक खौफनाक रहस्य छिपा हुआ था जो उसे मालूम नहीं था और इसी गलती की वजह से उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी। तो साथियों, ऐसे ही आपको अगर अचानक से कुछ चीज़ मिल जाए तो उसको कभी भी ऐसे अनजाने में हाथ नहीं लगाएं जब तक कि उस चीज़ का रहस्य आपके सामने खुल ना जाए। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए ताकि हर रोज़ आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, जो भी साथी कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी दो मजदूरों की है जिनका नाम रंजन और सुजीत है। दोनों एक ही गांव नानूर के रहने वाले थे जो कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पड़ता था। रंजन और सुजीत आपस में पड़ोसी थे और अक्सर साथ ही मजदूरी किया करते थे। दोनों ही गरीब परिवार से थे और बीवी बच्चों वाले इंसान थे। ये उस समय की घटना है जब सड़कों पर लोगों आवागमन काफ़ी कम होता था, खास तौर पर गांव जैसे इलाकों में। आप सभी ने हावड़ा ब्रिज का नाम तो सुना ही होगा। ये हुगली नदी के किनारे पर बना हुआ पुल है जो कि अंग्रेज़ों ने ही बनवाया था। आज की कहानी में उसी से संबंधित घटना का जिक्र है। उस समय भी लोग शाम होते ही अपने अपने घरों की ओर लौट जाते थे। रंजन और सुजीत अधिकतर काम के लिए रोज बोलपुर जाते थे, वहीं पर दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते थे क्योंकि गांव में तो अधिकतर खेती बाड़ी का ही काम होता था। मेहनत मजदूरी का काम शहर में ही मिलता था। एक दिन बोलपुर में ही किसी ने बताया कि हावड़ा ब्रिज के पास एक काम होना है और काफ़ी दिनों का काम है, मजदूरी भी अच्छी मिलेगी। इसीलिए रंजन और सुजीत ने वहीं जाकर काम करने की सोची। वे दोनों हावड़ा में काम करने की बात करने जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि पैसे अच्छे खासे मिलेंगे तो वो वहीं काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हावड़ा से इनका गांव बहुत दूर था। डेली अप डाउन करने में ही इनका वक्त काफ़ी जाया हो जाता। इन्होंने देखा कि हावड़ा के ब्रिज के किनारे नीचे की तरफ कुछ मजदूर पिन्नी वगैरह डाल कर रहे हैं क्योंकि वे भी काफ़ी दूर से आते थे। रंजन सुजीत से कहता है, यार सुजीत, 2 दिन हो गए हैं, आने जाने में ही थकान होने लगती है और वक्त भी बहुत लगता है। ये लोग भी तो हमारी तरह मजदूर हैं और यहाँ रुके हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि हम भी यही अपना ठिकाना बना लेते हैं, इससे वक्त भी बचेगा और किराए के पैसे भी। सुजीत को भी रंजन की बात ठीक लगती है, लेकिन ये लोग अन्य मजदूरों से थोड़ा अलग नदी के किनारे काली पिन्नी डालकर अपनी झोपड़पट्टी बना लेते हैं। रंजन और सुजीत दिन भर काम करते और फिर रात को अपनी झोपड़पट्टी पर आकर खाना बनाते। यही उनका रूटीन था। 2-3 दिन तक सब कुछ सामान्य था। ये लोग रात को ज़्यादा खाना बनाते थे ताकि सुबह वही खाना गर्म करके अपने काम पर चले जाएं। सुबह खाना बनाने के लिए उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता था। वहाँ पर रहते रहते रंजन की एक आदत हो गई थी। जब वो काम से वापस आता था तो एक बार हुगली नदी में डुबकी लगाता था और जल को नमन करता था।
ये आदत उसे शुरू से ही थी। जब वह अपने गांव में रहता तब भी घर के पीछे वाले तालाब में जाकर डुबकी लगाता था, जल को नमन करता था। यहाँ पानी पाकर उसका ये नियम नहीं टूटा। ऐसे ही एक दिन सुजीत तो झोपड़ी की तरफ चल दिया और रंजन जल में डुबकी लगाने नदी के पास गया। आज वह थोड़ा ज्यादा अंदर की तरफ गया था तो आज उसे एक सोने की अंगूठी मिली। उसने उस अंगूठी को गौर से देखा तो वो सोने की अंगूठी थी। उसकी आंखें चौंधिया गईं और वो बड़ा खुश हुआ। रंजन उस अंगूठी को अपने साथ रख लेता है और वापस अपनी झोपड़पट्टी में आ जाता है। खाना वगैरह खाकर दोनों सो जाते हैं। फिर उसी रात रंजन की आंख खुलती है और वह पानी पीने के लिए उठता है। उसे किसी के चीखने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई है। सुजीत भी बराबर में सोया हुआ था, लेकिन वो बेखबर था। रंजन ने सुजीत को नहीं उठाया। वह खुद ही बाहर जाकर देखता है। उसके हाथ में टॉर्च थी। वो टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। चारों तरफ बस झिंगुर की आवाज आ रही थी। कहीं दूर से कोई सियार भी रो रहा था। डर तो डर है। रंजन वापस अपनी झोपड़ी में आ गया। अगले दिन रंजन और सुजीत ब्रिज पर काम कर रहे थे। न जाने क्यों रंजन की नजर बार बार नदी पर पड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा है जैसे नदी के अंदर से कोई उसे देख रहा है। एक बार रंजन अपना काम छोड़कर नदी में झांकने लगता है। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ रहे थे। तभी सुजीत उसे देख लेता है। रंजन नीचे कूदने ही वाला था कि तभी सुजीत रंजन को पीछे खींच लेता है। सुजीत गुस्से में कहता है, पागल है क्या? आगे नदी है और यहां पानी भी गहरा है। अगर गिर जाता तो? सुजीत के खींचने पर रंजन अपनी आंखें खोलने बंद करने लगता है, ऐसे जैसे नींद से जागा हो। वो नीचे देखता है और डर के मारे पीछे हो जाता है। रंजन कहता है, क्या क्या हुआ? सुजीत कहता है, तू नदी में कूदने जा रहा था, होश में तो है ना? रंजन एक बार फिर नीचे देखता है और घबरा जाता है। वे लोग वापस अपने काम पर लग जाते हैं। अगले दिन फिर शाम को सभी लोग खाना पीना खाकर लेटते हैं। कुछ देर बाद रंजन और सुजीत की आंख लगी थी। रात का दूसरा पहर था और फिर से रंजन को किसी के रोने चीखने की आवाज आने लगी। रंजन ने फिर से बाहर जाकर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। रंजन सोचने लगा कि आखिर कौन है जो इस तरह चीखता चिल्लाता है। वह सुजीत को उठाता है और बताता है, बाहर कोई मुश्किल में है, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। लेकिन सुजीत कहता है, अरे कौन चिल्ला रहा है भाई? मुझे तो किसी की आवाज नहीं आ रही है। रंजन फिर खुद ही उठता है और बाहर जाकर देखता है। वह उस आवाज का पीछा करते करते नदी के किनारे पहुंच जाता है। अब आवाज आना बंद हो गई थी। रंजन को हावड़ा ब्रिज पर किसी आदमी का साया नजर आता है, लेकिन वो उस साये को ठीक से नहीं देख पाता कि वह कौन आदमी है, क्योंकि अंधेरा काफी था। ब्रिज पर जल रही लाइट की रोशनी से उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख पा रहा था, क्योंकि ब्रिज की और नदी के किनारे की दूरी अच्छी खासी थी। रंजन उस आदमी की तरफ देखता है और देखते ही देखते वह आदमी नदी में कूद जाता है। तभी रंजन को नदी में किसी का हाथ ऊपर उठता हुआ दिखता है, जैसे कोई डूब रहा हो। रंजन उस आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तब वह देखता है कि एक बहुत भयानक चेहरा लिए आदमी नदी से ऊपर खड़ा हुआ है। आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे, चेहरा फूला हुआ और पूरी तरह सफेद। रंजन उस चेहरे को देखकर घबरा जाता है और वापस मुड़ता है, लेकिन तभी रंजन को एक आवाज आती है, रंजन। उस आवाज से रंजन के कदम अपने आप रुक जाते हैं। रंजन के कानों में पानी के बहाव की तेज आवाज आ रही थी। वह पीछे पलटकर देखता है तो उसके सामने एक आदमी डूब रहा था। रंजन ना चाहते हुए भी उस आदमी को बचाने के लिए वापस नदी में चला जाता है। सुजीत की नींद भी कच्ची हो गई थी। जब वह देखता है कि रंजन उसके पास नहीं है तो वो उठता है और रंजन को ढूंढता हुआ नदी के पास पहुंच जाता है। सुजीत देखता है कि एक आदमी नदी में चले जा रहा है। अंधेरा होने की वजह से सुजीत को उस आदमी की शक्ल ठीक से नहीं दिख पाती, क्योंकि टॉर्च की रोशनी इतनी दूर का साफ नहीं दिखाती। पानी का बहाव भी अच्छा खासा था, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुजीत का ध्यान एकदम रंजन की तरफ जाता है। अरे, रंजन भी तो कह रहा था कि नदी की ओर से कोई आवाज आती है, कहीं वो रंजन ही तो नहीं। सुजीत तुरंत आवाज लगाता है, रंजन।
ओ रंजन। सुजीत की आवाज लगाने पर रंजन तुरंत पलट कर देखता है। सुजीत रंजन का चेहरा देख लेता है। वह फिर आवाज लगाना शुरू कर देता है। तभी रंजन पानी में आसपास देखता है। वहां उसे अब किसी का हाथ नहीं दिख रहा था और न ही किसी की आवाज आ रही थी। सुजीत भी पानी के थोड़ा अंदर तक जाता है और रंजन को बुलाता है। रंजन वापस आने लगा था। सुजीत एक बार फिर गुस्से में रंजन से कहता है, तुझे क्या हो गया है, कैसे इधर उधर टहल रहा है? रंजन कहता है, यार मैंने किसी को डूबते हुए देखा था। सुजीत हैरानी से कहता है, क्या? रंजन कहता है, हाँ यार, मैं उसे बचाने के लिए जा रहा था। जब तक मैं पास गया वह आदमी मुझे दिखना बंद हो गया। पता नहीं कौन था। सुजीत कहता है, चल यहां से निकलते हैं। पानी का बहाव अच्छा खासा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे बचाने के चक्कर में हम भी बह जाएं। हम सुबह किसी को खबर दे देंगे। फिलहाल हम यहां से चलते हैं। रंजन और सुजीत वापस अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं। सुजीत तो आते ही सो जाता है, लेकिन रंजन को बहुत देर में नींद आती है। तभी वो देखता है कि उसकी झोपड़ी के पास कोई आदमी उसे आवाज लगा रहा है। वह उठता है और अंधेरे में टॉर्च मारता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। उसका शरीर फूला हुआ था और चेहरे की खाल कहीं कहीं से छूट रही थी और खून भी निकल रहा है। रंजन ने जैसे ही उस भयानक चेहरे को देखा वो चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर सुजीत उठ गया और रंजन को भी उठाया। रंजन पूरा पसीने में भीग रहा था। सुजीत बोला, अरे क्या हुआ, क्यों चीख रहा है? रंजन बोला, मैंने उसे देखा, वो आदमी बहुत डरावना है। सुजीत को रंजन की हालत ठीक नहीं लगती। रंजन का ये व्यवहार सुजीत को परेशान कर रहा था। सुजीत रंजन को समझाता है कि कहीं कुछ नहीं है, तू सो जा। लेकिन रंजन बहुत परेशान रहने लगा था। सुबह होते ही सुजीत उस आदमी के बारे में भूल जाता है जो कल नदी में डूब रहा था, और रंजन भी इसका कोई जिक्र नहीं करता। एक शाम काम से वापस लौटने के बाद सुजीत तो झोपड़ी में आ गया और रंजन जल को नमन करने नदी पर गया, लेकिन वो काफी देर वापस झोपड़ी में नहीं आया। सुजीत अकेले ही खाना बना लेता है और रंजन का इंतजार करता रहता है, लेकिन 8 बजे तक भी उसका कुछ पता नहीं चलता। फिर वह रंजन को आसपास ढूंढता है तो वह रंजन को नदी किनारे पाता है। रंजन अपने पूरे शरीर में नदी किनारे की रेत को अपने शरीर में मल रहा था। सुजीत को बड़ा अजीब लगा कि आखिर रंजन ये क्या कर रहा है। सुजीत भागता हुआ रंजन के पास गया और पूछा, ये क्या कर रहा है तू? रंजन गुस्से में बोला, क्यों, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सुजीत को रंजन का इस तरह बोलना बड़ा अजीब लगा। सुजीत ने कहा, मेरा मतलब ये रेत अपने शरीर पर क्यों लगा रहा है? रंजन कुछ नहीं बोलता है। सुजीत फिर से पूछता है, अरे बताना, ये क्या कर रहा है? रंजन गुस्से से सुजीत को घूरता है और एक मुट्ठी रेत उठाकर सुजीत के मुंह पर फेंक देता है। कुछ रेत सुजीत की आंखों में भी चली जाती है और उसे देखने में दिक्कत होती है, लेकिन रंजन के ऐसा करने से सुजीत को बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वो जल्दी से नदी में जाकर पानी से आंख धोता है और फिर गुस्से से रंजन के पास वापस आकर उससे हाथापाई करने लगता है। सुजीत ने रंजन को बस 1-2 थप्पड़ ही मारे थे कि रंजन ने सुजीत को एक ही हाथ से उसके गले से पकड़ लिया और ऊपर उठा दिया। सुजीत अपने आप को रंजन से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नाकामयाब रहा। सुजीत अपने हाथ पैर मार रहा था, लेकिन रंजन में ना जाने कैसे इतनी ताकत आ गई थी कि वो सुजीत को छोड़ ही नहीं रहा था, जबकि रंजन सुजीत से कमजोर था। सुजीत रंजन का ऐसा रूप देखकर हैरान था। सुजीत खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो हार मान जाता है। सुजीत की सांस अब अटक रही थी। तभी कुछ लोग नाव में नदी की दूसरी तरफ से इस ओर आ रहे थे। तभी उनकी नजर रंजन और सुजीत पर पड़ती है तो वे लोग भागे भागे आते हैं और सुजीत को बड़ी ही मुश्किल से बचाते हैं। इसके बाद रंजन बेहोश हो जाता है। वे लोग सुजीत को पानी पिलाते हैं। उसकी हालत भी खराब थी। वे लोग सुजीत और रंजन को डांटते हैं, अरे तुम लोग पागल हो क्या? रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तभी एक दूसरा आदमी कहता है, यहाँ इस नदी में कुछ आत्माएं दिखाई देती हैं। सुजीत हैरानी से पूछता है, क्या आत्माएं? वह आदमी कहता है, हाँ,
यहाँ इस नदी में कई लोगों ने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दी है, जिनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं और आदमी को अकेले पाकर उन्हें परेशान करती हैं। रात हो चुकी है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। सुजीत को भी यही लगता है, क्योंकि रंजन में अचानक बहुत ताकत आ गई थी। फिर वे लोग सुजीत से उसके और रंजन के बारे में पूछते हैं तो सुजीत बता देता है कि हावड़ा ब्रिज पर कुछ काम करते हैं और पास में ही एक झोपड़पट्टी में रहते हैं। इसके बाद वे लोग रंजन और सुजीत को उनकी झोपड़ी तक पहुंचा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सुजीत को अब रंजन से डर लग रहा था, फिर भी वो उसका ध्यान रखता है क्योंकि रंजन उसका दोस्त था। अगले दिन रंजन और सुजीत काम पर जाते हैं। वहां पर इन्हें लोहे की कुछ पट्टियों को काटना था, जिसके लिए इन्हें कुछ औजार की जरूरत पड़ती है, लेकिन सुजीत और उसके साथ काम करने वाले साथियों के पास वो औजार नहीं थे। तभी रंजन अपने दोनों हाथों से उस लोहे की पट्टी को तोड़ देता है। ये देख वहां मौजूद लोग रंजन की वाह वाह करने लगते हैं, लेकिन सुजीत समझ जाता है कि रंजन में जरूर कुछ गड़बड़ है। वे लोग शाम को वापस अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। आज वे लोग खाने में चिकन बना रहे थे। वे लोग दुकान पर जाते हैं और 1 किलो चिकन लेते हैं। सुजीत सोचता है कि 1 किलो चिकन काफी है, क्योंकि ये लोग शाम को खाना ज्यादा ही बनाते थे। वही खाना खाकर सुबह अपने काम पर जाते थे। सुबह इतना समय नहीं होता था कि खाना बना सके और खा भी सके। सुजीत दुकान वाले से 1 किलो चिकन पैक करने को कहता है, लेकिन रंजन एक अलग आवाज में कहता है, 1 नहीं 2 किलो और कर दो। दुकान वाला पूछता है, मतलब 3 किलो? रंजन कहता है, हाँ 3 किलो। रंजन की आवाज बदली हुई थी। सुजीत रंजन से पूछता है, तेरी आवाज को क्या हुआ है? रंजन गुस्से से सुजीत को घूरता है। सुजीत शांत हो जाता है, क्योंकि उसे रात की बात याद आ जाती है। रंजन और सुजीत 3 किलो चिकन लेकर घर आ जाते हैं। इसके बाद रंजन खुद ही खाना बनाता है। सुजीत अब भी शांत था। इसके बाद सुजीत चुपचाप खाना खाने बैठता है। वह अपनी एक प्लेट भी पूरी नहीं कर पाता कि रंजन सारा का सारा खाना खा जाता है। सुजीत को एक बार फिर हैरानी होती है। खाना खाते समय सुजीत की नजर रंजन की उंगली पर पड़ती है। उसके हाथ में एक अंगूठी चमक रही थी। सुजीत को वो अंगूठी सोने की ही लग रही थी। सुजीत मन में सोचता भी है कि कल तक तो रंजन के पास कोई अंगूठी नहीं थी, लेकिन अब ये सोने की अंगूठी इसके पास कहां से आ गई। लेकिन वो रंजन से कुछ नहीं पूछता है। उस रात ये दोनों आराम से सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह रंजन अपनी झोपड़ी में नहीं था। काम भी केवल 3 दिन का ही बचा था। सुजीत इधर उधर रंजन को ढूंढता है। पहले तो उसे लगता है कि रंजन किसी काम से गया होगा, लेकिन जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी रंजन नहीं लौटता, तो सुजीत अकेले ही काम पर निकल जाता है। वह वहां भी लोगों से पूछता है कि रंजन यहां आया था क्या, लेकिन सभी मना कर देते हैं। सुजीत का काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था। उसे रंजन की टेंशन हो रही थी। दोपहर के लंच टाइम में वह अपने मालिक से कहता है कि वह नीचे होकर आता है जहां उसकी झोपड़ी है। इसके बाद वह वापस अपनी झोपड़पट्टी में आता है और रंजन को देखता है, लेकिन वह वहां नहीं था। सुजीत को अब और ज्यादा चिंता सताने लगी थी। वह इस बारे में अपने मालिक को बताता है तो मालिक कहता है, मुझे नहीं पता वह कहां गया है। तुम्हें उसे ढूंढना है तो छुट्टी के बाद ढूंढना, अभी फिलहाल काम करो। सुजीत की टेंशन बढ़ती जा रही थी। रंजन का अभी भी कुछ पता नहीं था। शाम को काम खत्म होने के बाद सुजीत नदी के किनारे जाकर रंजन को ढूंढता है। उसे लगता है शायद वह हुगली नदी के किनारे ही कहीं बैठा होगा, लेकिन वह वहां भी नहीं था। वह आसपास नाविकों से भी पूछता है कि क्या आपने किसी लड़के को देखा। वह रंजन की पूरी कद काठी बताता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था। वह थक हार वापस आ जाता है। खाना वगैरह बनता है। उसके बाद वह थोड़ा आगे जाकर जहां कुछ दूसरे लोग रहते थे उनसे पता करता है। सभी लोग रंजन के बारे में मना कर देते हैं। अब सुजीत यही सोचता है कि रंजन कहीं वापस गांव तो नहीं चला गया, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वह गांव जाकर यह पता करता कि रंजन वहां गया है या नहीं। और उस समय संचार के ऐसे साधन थे नहीं कि फोन से पता कर लिया जाए। वह 3 दिन बाद अपना काम पूरा करके अपने मजदूरी के पैसे लेकर अपने गांव लौटता है।
उसके मन में अभी भी रंजन को लेकर चिंता थी। उसे यह डर था कि वह जिस तरह अकेले गांव जा रहा है, कहीं उसके घर वाले यह न पूछे कि रंजन कहाँ है। लेकिन उसका एक मन कहता कि शायद रंजन अपने गांव ही होगा। खैर, पूरे रास्ते सोचते सोचते वह अपने गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचने पर वह अपने घर बांध में जाता है। सबसे पहले वह रंजन के घर जाता है और उसकी पत्नी से पूछता है, रंजन है क्या? सुजीत को देखकर रंजन की बीवी पहले तो खुश होती है, लेकिन सुजीत के प्रश्न पर एकदम उसका चेहरा मायूसी में बदल जाता है और वह कहती है, क्या रंजन? वो तो आपके साथ ही गए थे और आपके साथ ही वापस आने वाले थे। ये बात सुनकर सुजीत के चेहरे पर टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। उसके चेहरे के तनाव को देखकर रंजन की पत्नी मिथिला कहती है, क्या हुआ दादा, कहाँ है वो? वो आपके साथ ही गए थे ना? सुजीत को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। वह कुछ देर शांत था और बार बार मिथिला पूछ रही थी, बताइए दादा, कहाँ गए वो? मिथिला को कुछ अशुभ होने का संकेत होता है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। सुजीत का दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा था। फिर वह कहता है, मिथिला, रंजन मेरे साथ ही गया था, लेकिन वह 3 दिन से मेरे साथ नहीं है। मुझे लगा कि वह वापस गांव आया है। ये सुनकर मिथिला जोर जोर से रोने लगी। वह कहने लगी, वो तो आपके साथ ही गए थे, तो ऐसे कहाँ चले गए? वो तो यहाँ आए ही नहीं। मिथिला का रोना देखकर आसपास के लोग उसके घर आ गए और सुजीत से उसके रोने की वजह पूछने लगे। सुजीत ने सारा मामला बताया, गांव वालों को बताया। गांव वालों ने भी यही कहा कि रंजन तो यहाँ नहीं आया और वह तुम्हारे साथ ही गया था। इसके बाद सुजीत ने अपने साथ घटी कुछ बातें बताई कि रंजन के व्यवहार में पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बदलाव था। सभी लोग रंजन को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर मामला दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस सबसे ज्यादा पूछताछ सुजीत से ही करती है और शक भी उसी पर करती है, क्योंकि वे दोनों साथ थे। पुलिस को शक था कि हो सकता है पैसों के किसी लेन देन के चक्कर में सुजीत ने रंजन को मार दिया हो या गायब कर दिया हो। पुलिस सुजीत के बताए हुए उस हावड़ा ब्रिज के पास बनी झोपड़पट्टी में भी जाती है और हावड़ा ब्रिज पर काम करवा रहे ठेकेदार के पास भी जाती है। पुलिस उन लोगों से सुजीत के बारे में पता करती है। इसके साथ वह अन्य मजदूरों से भी मिलते हैं और मजदूर से सुजीत के स्वभाव के बारे में पूछते हैं, लेकिन सब सुजीत के स्वभाव के बारे में अच्छा ही कहते हैं। उसके बारे में कोई भी नकारात्मक पहलू नहीं था कि पुलिस अब सुजीत पर शक करती। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि रंजन आखिरी बार सुजीत के साथ ही था। पुलिस बार बार सुजीत को टॉर्चर करती थी। वह उससे पूछती थी कि रंजन के बारे में तुम्हें ही पता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता था। लेकिन सुजीत तो खुद परेशान था। सुजीत ने पुलिस को यह भी बताया कि रंजन रोज नदी पर नमन करने के लिए जाता था। साथ ही सुजीत ने यह भी बताया कि उसके गायब होने के 1 दिन पहले उसने 3 किलो मुर्गा खाया था, जो कि मुझे काफी अचंभित कर रहा था। फिर सुजीत पुलिस से कहता है कि मुझे लगता है उस पर कोई भूत का साया था, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी हरकतें नहीं की थी। इधर 2-4 दिन रंजन को खोजा जाता है। वहीं हुगली नदी के दूसरे छोर पर एक आदमी की लाश मिलती है जो बुरी तरह फूली हुई थी। वह लाश इतनी बुरी तरह फूली हुई थी कि शरीर की खाल कहीं कहीं से हट रही थी और अंदर का मांस दिखाई दे रहा था। उस लाश की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वहां के लोगों के लिए एक लावारिस लाश थी। बाद में ये मामला वहां के पुलिस स्टेशन जाता है और अन्य पुलिस स्टेशन पर भी खबर कर दी जाती है कि हमें इस हालत में एक लावारिस लाश मिली है। जब यह खबर सुजीत के इलाके के पुलिस स्टेशन तक जाती है तो वे लोग तेजाई के साथ उस लाश की पहचान करने के लिए मिथिला और सुजीत को ले आते हैं। मिथिला डेड बॉडी को पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन कपड़ों से मिथिला को शक था कि यह लाश उसी के पति है। उसके बाद सुजीत की नजर उस डेड बॉडी की उंगली पर गई जिसमें एक सोने की अंगूठी थी। सुजीत ने तुरंत कहा, सर, यह रंजन की ही लाश है। पुलिस ने उससे पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह रंजन ही है? सुजीत ने बताया, इसके हाथ में अंगूठी है, मैंने इससे पहचान की है कि यह रंजन की है। लेकिन मिथिला कहती है,
नहीं सर, उनके पास तो कोई अंगूठी थी ही नहीं, और सोने की तो बिल्कुल भी नहीं। ये अंगूठी तो सोने की लग रही है। इसके बाद सुजीत कहता है, हाँ, मुझे भी यही पता था कि रंजन के पास कोई अंगूठी नहीं है, लेकिन जिस रात हम खाना खा रहे थे उस रात मेरी नज़र रंजन की अंगूठी पर पड़ी थी। मैंने सोचा भी कि रंजन से पूछूं कि आखिर तुम्हें ये अंगूठी किसने दी या कहाँ से मिली, लेकिन मुझे डर लगा कि कहीं फिर से वह मुझे घूरेगा या मारेगा, इसलिए मैंने उससे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। अब मिथिला को कपड़े से तो शक था कि ये उसका ही पति है, लेकिन वह बस अपने मन को मनाने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर में उस डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट कराया जाता है। उस समय में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट काफ़ी दिनों में आती थी, क्योंकि वह एक नया टेस्ट चला था। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि यह लाश रंजन की ही है। मिथिला पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके 2 बच्चे थे, घर वाले अलग परेशान थे, लेकिन अब जो होना था हो गया। जब रंजन की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया तो उसके साथ ही रंजन की वे सभी वस्तुएं जो रंजन इस्तेमाल करता था उसे शमशान घाट में ही छोड़ाए। जैसे रंजन के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चारपाई, उसके कपड़े, उसकी चप्पल और भी बहुत कुछ। यह सब काम उसके छोटे भाई देवाशीष ने किया था, लेकिन देवाशीष ने लालच के चलते रंजन के हाथ की अंगूठी को नहीं फेंका था। उसने चुपके से वह अंगूठी अपने पास रख ली थी, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती रही थी। देवाशीष घर वापस आया, सब कुछ सामान्य था। उसने वह अंगूठी एक संदूक में छुपा दी। अगर वो ऐसा न करता तो घर पर उसको बहुत डांट पड़ती। इधर घर के खर्च को लेकर भी दिक्कत हो रही थी। इनके गांव से कुछ दूरी पर ही एक अस्पताल बन रहा था, वहां कुछ मजदूरों की जरूरत थी। रंजन के 13वीं के बाद देवाशीष और सुजीत भी उसी जगह काम के लिए चले जाते हैं। 2-4 दिन सब कुछ ठीक रहता है, फिर गांव में एक शादी आती है। गांव वाले भी उसमें शामिल होते हैं, जिनमें देवाशीष और उसका परिवार भी शामिल था। इस मौके पर देवाशीष ने वो अंगूठी पहन ली थी जो कि रंजन के हाथों में थी। भीड़ भाड़ में किसी ने इतना गौर नहीं किया। रात को जब शादी का प्रोग्राम खत्म हुआ तो देवाशीष और उसके घर वाले घर वापस आ गए। वैसे तो सभी अपने कमरों में सोते थे, लेकिन देवाशीष बाहर बरामदे में सोता था। मिट्टी का कच्चा घर था, जिसमें एक बहुत बड़ा आंगन, एक बरामदा और 4 कमरे थे। देवाशीष सोया हुआ था कि अचानक दीवार से दीवार घड़ी नीचे गिर गई, जिससे देवाशीष की आंख खुल गई। देवाशीष ने देखा कि जमीन पर घड़ी गिरी हुई है। वह उस घड़ी को दीवार पर वापस टांगने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही वह दीवार पर घड़ी को टांगने को हुआ, उसने देखा कि जिस कील पर घड़ी टंगी हुई थी वहां से खून निकल रहा है। देवाशीष को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों मली और गौर से दीवार को देखा तो सच में दीवार के उस हिस्से से खून निकल रहा था जहां कील घड़ी हुई थी। धीरे धीरे दीवार से निकलते खून का बहाव तेज होने लगा। देवाशीष बुरी तरह डर गया। उसने घड़ी को जमीन पर ही पड़ा रहने दिया और जाकर अपने पापा का कमरा खटखटाया, लेकिन उसके घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए उसके पापा नहीं उठे। वह वापस आकर जब उस दीवार को देखता है तो अब सब कुछ सामान्य था। देवाशीष सोचने लगता है, क्या ये मेरा सपना था? लेकिन इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता था? फिलहाल देवाशीष उस बात को अनदेखा करके चादर ओढ़ के सो जाता है। अगली सुबह देवाशीष शौच के लिए जाता है और फिर उसके बाद वहीं उनके घर के पीछे के तालाब पर नहाने के लिए भी जाता है। लेकिन जैसे ही वह उस तालाब के अंदर पैर रखने वाला था, न जाने क्यों उसे डर लग रहा था। देवाशीष को पानी की ऐसी आवाज आ रही थी जैसे वह तेज बहाव में बह रहा है। हालांकि वो एक तालाब था जिसका पानी ठहरा हुआ था, फिर भी वह बहुत घबरा रहा था। उस तालाब के किनारे पर 4-5 औरतें अपना अपना काम कर रही थीं। देवाशीष भी वहीं खड़ा था। वह बार बार तालाब के पानी को घूरे जा रहा था और घबरा रहा था। तभी एक औरत ने देवाशीष की इस हरकत पर गौर किया और उसने पूछा, ए देवा, क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुझे तो बहुत पसीना आ रहा है। देवाशीष को जैसे उस औरत की आवाज आई ही नहीं। उसके कानों में तो बस बार बार पानी के तेज बहाव की आवाज आ रही थी। वह पानी को देखकर घबरा रहा था।
उस औरत ने दोबारा देवाशीष से पूछा, लेकिन देवाशीष में कोई जवाब नहीं दिया और वापस अपने घर भाग गया। वह जाकर चुपचाप एक चारपाई पर बैठ गया। तब उसकी भाभी मिथिला ने उससे पूछा, क्या हुआ देवा, नहाए नहीं? तो वह बोला, मुझे नहीं नहाना। ये सुनकर सभी लोग थोड़ा अचंभित तो हुए कि अरे इसे क्या हो गया। अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, पूरी रात उमस में निकल जाती है और ये नहाने को मना कर रहा है। घर वाले सोचते हैं कि हो सकता है देवाशीष की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह नहीं नहा रहा। इसके बाद सुजीत देवाशीष के घर आता है और उसके साथ काम पर चला जाता है। वहां पहुंचकर देवाशीष चुप चुप था। ठेकेदार जब कोई काम बताता तो उसे एक बार में समझ में नहीं आता, वह कुछ का कुछ कर रहा था। सुजीत को देवाशीष का ये व्यवहार अजीब तो लग रहा था, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है। उसे लगता है कि देवाशीष को अपने भाई की मौत का गम है, शायद इसलिए काम में ठीक से ध्यान नहीं लगा पा रहा। जहां ये लोग काम कर रहे थे वहां पर पानी के बड़े बड़े ड्राम भी थे। सभी मजदूर अपना काम कर रहे थे। कोई ईंटें उठाकर अंदर ले जा रहा था तो कोई सीमेंट के बोरे लेकर ऊपर जा रहा था। दूसरे माले पर भी पानी के 2 बड़े ड्रम रखे थे। काम करते करते पता नहीं देवाशीष को क्या हुआ, वह सीमेंट के बोरे ऊपर लेकर जा रहा था। तभी उसकी नजर पानी से भरे ड्रम पर पड़ी। उसने सीमेंट के बोरे को साइड में रखा और अपना मुंह पानी के ड्रम के अंदर डाल दिया। उसने अपने दोनों हाथों से ड्रम के दोनों कोनों पकड़ रखे थे और अपने मुंह को जबरदस्ती पानी के अंदर धकेल रहा था। तभी आते जाते 2 मजदूरों की नजर देवाशीष पर पड़ी। देवाशीष को अजीब हरकत करते हुए देख उन दोनों मजदूरों ने आपस में कुछ बात की। फिर जाकर देवाशीष से कहा, देवा ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन देवाशीष तो कुछ बोला ही नहीं। वह तो अपनी गर्दन को पानी में डुबोए पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जबरदस्ती उसकी गर्दन को पकड़कर पानी में डुबो रहा है, लेकिन दिखाई तो कोई नहीं दे रहा था। इसीलिए वह मजदूर बार बार देवाशीष से कह रहे थे कि पानी से निकलो, और वे मजदूर उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे भी कर रहे थे। लेकिन देवाशीष में इतनी ताकत थी कि वह उस ड्रम को छोड़ ही नहीं रहा था और न उसकी गर्दन बाहर निकल रही थी। उन दोनों मजदूरों ने काफी कोशिश की कि देवाशीष को उस पानी से बाहर निकाल पाए, लेकिन वह नाकामयाब रहे। उसके बाद उन दोनों मजदूरों ने हल्ला मचा दिया कि अरे देवाशीष को देखो, क्या हुआ, जल्दी आओ, इसे क्या हुआ। सभी मजदूर अपना अपना काम छोड़कर देवाशीष के पास पहुंचे, यहां तक कि ठेकेदार भी। जब भीड़ इकट्ठा हुई और लोगों ने देवाशीष को पकड़कर हटाने की कोशिश की, तब भी देवाशीष हट ही नहीं रहा था। अंत में कुछ मजदूरों में उस ड्रम को ही गिरा दिया, जिससे देवाशीष की जान बच गई, वरना शायद उस दिन देवाशीष पानी में अपनी गर्दन डुबोकर जान दे देता। लेकिन देवाशीष ऐसा क्यों कर रहा था, यह किसी को नहीं पता था। सुजीत को उसके व्यवहार में काफी कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि रंजन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुजीत को समझ नहीं आता कि वह देवाशीष से क्या कहे, लेकिन वह इतना तो सोचता है कि मुझे घर जाकर आज देवाशीष की बात बतानी चाहिए। इस घटना के बाद देवाशीष को ठेकेदार उसके घर वापस भेज देता है, क्योंकि उसे भी डर लगता है अगर कुछ हो गया तो सारी बात उस पर ही आएगी, कभी लेने के देने ना पड़ जाए। इसीलिए ठेकेदार देवाशीष को उसकी मजदूरी देकर वापस उसके घर जाने को कहता है। लेकिन देवाशीष घर जाने की जगह अस्पताल के सबसे ऊपर वाले मंजिल पर चला जाता है। वहां लकड़ी की बल्लियां लगी हुई थीं। सभी मजदूर एक बार फिर से अपने काम में व्यस्त हो गए थे और उधर देवाशीष अपने में ही मूड में था। वह सबसे ऊपर बल्लियों पर बिना नीचे देखे चल रहा था। तभी ठेकेदार की नजर ऊपर देवाशीष पर पड़ी। वो चिल्ला उठा, ओ माँ, देवा कहाँ चढ़ गया, बुलाओ उसे, ए देवा नीचे उतर। ठेकेदार की आवाज सुनकर सभी मजदूर ठेकेदार के पास जाते हैं और अस्पताल की सबसे ऊपर मंजिल को देखते हैं। वहां देवाशीष बिना देखे सीधे चला जा रहा था। सुजीत भी देवाशीष को आवाज लग रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी एक मजदूर ने एक छोटा पत्थर देवाशीष के पैर पर मारा। देवाशीष ने तुरंत नीचे की तरफ देखा और गुस्से से घूरने लगा। इसके बाद देवाशीष ने अपना एक पैर हवा में रखा। यह देखकर सभी की सांसें अटक गई और सब डर गए। सुजीत चिल्लाने लगा, नहीं देवाशीष,
ये क्या कर रहे हो? रुको वहीं, रुको। इसके बाद देवाशीष की ओर दो मजदूर जल्दी से ऊपर की मंजिल पर गए। उन्होंने देखा कि देवाशीष की आंखें लाल हो रही हैं, उसके शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा है। सुजीत देवाशीष को कहता है, देवाशीष तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें तो घर जाने के लिए कहा था, तुम यहां क्यों आए हो? देवाशीष कहता है, चले जाओ यहां से, वरना मैं तुम सबको नीचे गिरा दूंगा। देवाशीष का अभी भी एक पैर हवा में था। अगर उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करता तो शायद वह नीचे गिर जाता। तभी दो मजदूर और आ जाते हैं। सुजीत देवाशीष को बातों में लगाए रखता है और तभी वे दो मजदूर देवाशीष को पकड़ लेते हैं और उसके दो थप्पड़ मारते हैं। वे लोग देवाशीष को नीचे ले आते हैं। ठेकेदार भी देवाशीष के दो थप्पड़ मारता है और सुजीत से कहता है कि इसे घर पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसे कल से यहां मत लेकर आना। इसके बाद सुजीत देवाशीष को उसके घर ले जाता है और उसके घर वालों को आज की सारी कहानी बताता है, जिसे सुनकर देवाशीष के घर वाले फिर से परेशान हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो उनके बड़े लड़के की मौत हुई थी, अब छोटे लड़के को क्या हो गया? सब परेशान थे। सुजीत देवाशीष के घर वालों से इतना कहकर अपने काम पर वापस चला जाता है कि आप लोग देवाशीष का ध्यान रखना। देवाशीष, जिसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था, वह अपने घर वालों से भी गुस्से में बात कर रहा था। जब उसकी भाभी ने उसे खाना दिया तो उसने खाना फेंक दिया और बोला, ये क्या पकाया है? साग भात। ये मुझे नहीं खाना, मुझे शराब चाहिए, शराब ला कर दो। देवाशीष के मुंह से शराब का नाम सुनकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके घर में कोई भी शराब नहीं पीता था और ना देवाशीष का कोई ऐसा दोस्त है जो इन सब कामों में शामिल हो। देवाशीष के पिताजी उस समय घर पर नहीं थे। ऐसे में देवाशीष को संभालना और भी भारी हो रहा था। घर की औरतें उसे संभाल नहीं पा रही थी। वह शराब की जिद कर रहा था। तभी उनके पड़ोस के कुछ लोग उसके घर पहुंचते हैं। उन्हीं में से एक काका देवाशीष को समझाते हैं, लेकिन देवाशीष उल्टा उन्हें मारने लगता है। पता नहीं देवाशीष को क्या हुआ था कि वह सबकी जान लेने पर तुला था। बड़ी मुश्किल से देवाशीष की भाभी काका को बचाती हैं। फिर कुछ लोगों की मदद से देवाशीष को एक कमरे में बंद कर देते हैं। तभी गांव का ही एक आदमी कहता है, मुझे तो लगता है कि देवाशीष पर कोई भूत चिपक गया है, वरना हमारा देवा ऐसा कहाँ था? बताओ। काका पर ही हाथ उठा दिया, पिता समान काका पर ही हाथ उठा दिया। गांव के सभी लोग हैरानी कर रहे थे। देवाशीष के पिताजी खेत पर काम कर रहे थे। जब यह खबर उन तक पहुंचती है, वह तुरंत घर वापस आते हैं। उस समय देवाशीष को एक कमरे में बंद कर रखा था। वह बार बार दरवाजा पीट रहा था। देवाशीष की मां और उसकी भाभी दोनों ही परेशान थे। हालांकि गांव के पड़ोसी उनके घर थे ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंच पाए, लेकिन फिर भी जब तक देवाशीष के पिताजी घर नहीं आ गए तब तक दोनों औरतों को तसल्ली नहीं हुई। गांव वालों ने देवाशीष की हालात के बारे में उसके पिताजी को बताया। वह कहने लगे, हे भगवान, अब क्या करूं मैं? कहाँ है मेरा बेटा? मिथिला ने कहा, बाबा, वो कमरे में बंद है। देवाशीष के पिताजी देव को देखने के लिए कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि देवाशीष कमरे में है ही नहीं, बल्कि कमरे की पिछली दीवार, जो कि मिट्टी की बनी हुई थी, वह खुदी हुई है। वहां पर अच्छा खासा बड़ा छेद बना हुआ है कि एक आदमी उसमें से निकल जाए। यह देखकर देवाशीष के पिताजी घबरा जाते हैं। वह जल्दी से लोगों को बताते हैं कि दीवार टूटी हुई है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। दोपहर का समय था। अधिकतर लोग अपने अपने कामों पर ही थे। जब लोगों को पता चलता है कि देवाशीष अजीब व्यवहार कर रहा है और अपने घर से गायब है, तो सब लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। सभी लोग आसपास देखते हैं तो देवाशीष घर के आसपास तो नहीं मिलता, लेकिन उनके इलाके से दूर सुनसान जगह पर बने एक तालाब पर देवाशीष एक आदमी को दिखता है, जो कि इन्हीं के गांव का था और वह कहीं बाहर से आज अपने घर आया था। जब उसने देवाशीष को सुनसान जगह एक तालाब के किनारे बैठा पाया तो उसने देवाशीष से पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। देवाशीष बोला, नहाने आया हूं। देवाशीष की आवाज बदली हुई थी। वह आदमी बोला,
तेरे घर के पीछे ही तो तालाब है, तो तू यहां क्यों आया है? उस आदमी के इतना पूछने पर देवाशीष ने उस आदमी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह आदमी गिर गया। जब तक वह आदमी अपने आप को संभालता और देवाशीष से खुद को मारने की वजह पूछता, वह देखता है कि देवाशीष तालाब के पानी की सतह पर चल रहा है। वह आदमी हैरान रह जाता है कि कोई भला पानी के ऊपर कैसे चल सकता है। वह आदमी बहुत ही आश्चर्य से देवाशीष को देख रहा था। धीरे धीरे देवाशीष तालाब के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचता है और एक ही झटके में वह पानी के अंदर डूब जाता है, जैसे किसी ने नीचे से पैर खींच लिया हो। वह आदमी भी घबरा जाता है और चीखता हुआ गांव की तरफ आता है। उसके चीखने चिल्लाने से लोगों को पता चलता है कि देवाशीष सुनसान जगह पर बने एक तालाब पर है। सभी लोग उधर की तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि देवाशीष तालाब के बिल्कुल बीचों बीच डूब रहा है। वह बार बार अपने हाथों को पानी के ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई उसे नीचे से खींच रहा है। तभी गांव के 2-3 लोग तालाब में जाकर देवाशीष को बचाते हैं। देवाशीष बेहोश हो जाता है, उसके मुंह से पानी निकाला जाता है और उसे वापस घर लेकर आया जाता है। कुछ देर देवाशीष सामान्य रहता है, लेकिन फिर एकदम उसे गुस्सा आने लगता है। वह अपने आसपास लोगों को मारने लगता है और घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। इसीलिए उसके घर वाले उसे रस्सियों से बांध देते हैं। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी देवाशीष के पिताजी से कहता है, बंशी, बराबर वाले गांव में एक ओझा बैठता है। मेरी मानो तो देवाशीष को उसे ही दिखा दो, इससे पहले कि देर हो जाए। मुझे तो लगता है कि रंजन की मौत की वजह भी कोई भूत प्रेत ही था। जैसी हरकतें ये कर रहा है, इस पर भी किसी भूत का ही साया होगा। देवाशीष के पिताजी को भी यही लगता है, इसीलिए वह उस बूढ़े आदमी के साथ उसी समय दूसरे गांव चले जाते हैं। वे देवाशीष को घर पर ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि देवाशीष साथ ले जाने की हालत में नहीं था। वह कभी भी उनके हाथ से छुटकर भाग सकता था। गांव के 2-4 आदमी देवाशीष के घर पर उसकी रखवाली कर रहे थे। शाम ढलने वाली थी। देवाशीष के पिता बंशी और वह बूढ़ा आदमी दूसरे गांव में पहुंच चुके थे। वहां जाकर पता चलता है कि जो ओझा झाड़ फूंक करता है वो तो बिहार गया हुआ है, लेकिन उसका शिष्य यहीं पर है जो अभी झाड़ फूंक करना सीख रहा है। अब पता नहीं वो इन लोगों की मदद कर पाएगा या नहीं, लेकिन देवाशीष के पिताजी जब इतनी दूर आए थे तो खाली हाथ वापस नहीं जा सकते थे। इसलिए वे उस ओझा के शिष्य से मिलते हैं और उन्हें अपनी सारी कहानी बताते हैं। तो वह ओझा यही कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। हालांकि मुझे भी सारी क्रियाएं नहीं आती हैं, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। बंशी और वह बूढ़ा आदमी उस ओझा के शिष्य को अपने गांव ले आते हैं। जैसे ही ओझा देवाशीष के घर में आता है, देवाशीष और बुरी तरह चीखने लगता है। वह कभी रो रहा था तो कभी हंस रहा था और कभी कहता कि मुझे छोड़ दो, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। जैसे ही वह ओझा देवाशीष को देखता है तो समझ जाता है कि देवाशीष पर किसी बुरी आत्मा का साया है। वह ओझा सभी लोगों को वहां से हटाने के लिए कहता है। ओझा को अपने करीब आता देख देवाशीष बिल्कुल शांत हो गया था। इसके बाद ओझा अपने थैले से अभिमंत्रित हल्दी निकालता है और उस पर मंत्र पढ़कर देवाशीष के ऊपर फेंकता है, तो देवाशीष ऐसे छटपटाने लगता है जैसे उसे करंट लग गया हो। ओझा बंशी से उनके घर का पानी मांगता है। एक कटोरी में मिथिला पानी लेकर आती है और ओझा को देती है। इसके बाद ओझा देवाशीष के हाथ से थोड़ा सा खून निकालकर पानी में डालता है। जैसे ही वह खून को पानी में डालता है, पानी का रंग काला पड़ जाता है। ओझा कहता है, देवाशीष पर किसी आत्मा का साया है जो इसे जान से मारना चाहती है। देवाशीष के पिता कहते हैं, लेकिन कोई आत्मा मेरे बेटे को क्यों मारना चाहेगी? मेरे बेटे ने उसका क्या बिगाड़ा है? ओझा कुछ मंत्र पढ़कर बार बार देवाशीष पर फूंक रहा था। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़कर फूंक रहा था, वैसे वैसे देवाशीष को तकलीफ हो रही थी। वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था। कुछ देर बाद ओझा ने देवाशीष से पूछा, बता, कौन है तू और इस लड़के को परेशान क्यों कर रहा है? देवाशीष ने एक अलग ही आवाज में कहा, मैं आनंद हूं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ओझा पूछता है,
इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? देवाशीष भारी आवाज में कहता है, इसने मेरी अंगूठी ली है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वहां मौजूद देवाशीष के घर वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते थे कि रंजन के हाथ में भी एक अंगूठी थी, जिसकी वजह से उसकी लाश की पहचान की थी। वह अंगूठी रंजन को कहां से मिली ये कोई नहीं जानता था। अब घर वाले समझ जाते हैं कि देवाशीष को जब रंजन का सारा सामान जंगल में रखने के लिए कहा गया था, तब देवाशीष ने लालच के चलते उस अंगूठी को वहां न रखकर अपने पास रख लिया होगा। देवाशीष के पिताजी ओझा से कहते हैं, मुझे लगता है कि ये उसी अंगूठी के बारे में बात कर रहा है जो हमारे दूसरे बेटे ने पहन रखी थी। ओझा कहता है, कैसी अंगूठी? इसके बाद देवाशीष के घर वाले रंजन की कहानी बताते हैं। फिर ओझा देवाशीष से पूछता है, क्यों चाहिए तुझे वो अंगूठी? क्या रिश्ता है तेरा अंगूठी से? देवाशीष कहता है, वो मुझे मेरी प्रेमिका ने दी थी। वो अंगूठी मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। वो मेरी प्रेमिका की आखिरी निशानी है। वो तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मैं उसकी निशानी को किसी को नहीं दूंगा। ओझा घर वालों से कहता है, वो अंगूठी कहाँ है? हमें अंगूठी वापस करनी होगी, नहीं तो ये देवाशीष की जान ले लेगा। घर वाले कहते हैं, ये तो हमें भी नहीं पता, आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम घर में ढूंढ के देखते हैं। हो सकता है वो अंगूठी देवाशीष ने घर में ही रखी हो। इसके बाद देवाशीष की माँ, पिताजी और उसकी भाभी देवाशीष के कमरे में जाकर वह अंगूठी ढूंढने लगते हैं। तब उसकी भाभी को अंगूठी संदूक से मिलती है। वह तुरंत अंगूठी को ओझा को दे देती है और ओझा देवाशीष को अंगूठी दिखाता है और कहता है, क्या यही वो अंगूठी है? तो देवाशीष उस अंगूठी को देखकर रोने लगता है। उसके रोने में अब बहुत ही ज्यादा दर्द था। ओझा समझ जाता है कि यह वही अंगूठी है जो उस आत्मा को चाहिए। ओझा कहता है, ले अपनी अंगूठी ले और इस लड़के को छोड़ दे। देवाशीष कहता है, ये जहां से इस अंगूठी को लेकर आया था वहीं इस अंगूठी को छोड़कर अब उसके घर वालों को यह नहीं पता था कि आखिर रंजन ये अंगूठी कहां से लाया था। ओझा कहता है, तू बता, यह अंगूठी कहां पहुंचानी है? मैं ये अंगूठी वहां पहुंचा दूंगा। देवाशीष कहता है, हावड़ा ब्रिज के नीचे हुगली नदी। ये अंगूठी मेरी है, मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगा। ये अंगूठी मुझे मेरी प्रेमिका ने दी थी, यह सिर्फ मेरी है। ओझा कहता है, ठीक है, मैं तेरी अंगूठी उसकी जगह वापस पहुंचा दूंगा, लेकिन तू अभी इसी वक्त देवाशीष के शरीर से निकल जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वह आत्मा कहती है, पहले मेरी अंगूठी वापस कर। इतना कहकर देवाशीष अपनी आंखें पलटने लगता है और अपनी जीभ बाहर निकालने लगता है। उसका अजीब सा भयानक चेहरा देखकर उसके घर वाले रोने लगते हैं। ओझा सभी को शांत होने के लिए कहता है। फिर ओझा देवाशीष से कहता है, ठीक है, तुम इस लड़के को कोई नुकसान मत पहुंचाओ, हम ये अंगूठी तुरंत वापस कर देंगे। यह कहते कहते वह ओझा अपने थैले से एक पानी की बोतल निकालता है और उसकी कुछ बूंदें देवाशीष के मुंह पर छिड़कता है, जिससे देवाशीष शांत हो जाता है और वही पानी देवाशीष को पिलाया भी जाता है। फिर वह बेहोश हो जाता है। ओझा देवाशीष के घर वालों से कहता है, हमें जल्द से जल्द इस अंगूठी को वहां पर रखना होगा जहां से रंजन लेकर आया था। देवाशीष के पिताजी कहते हैं, लेकिन इस समय हम हावड़ा कैसे जाएंगे? इस समय तो कोई बस भी नहीं मिलेगी, हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा। देवाशीष की मां कहती है, सुबह तक तो यह मेरे बच्चे का क्या हाल कर देगा। ओझा कहता है, फिलहाल तो हमें यह अंगूठी ही वापस करनी है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। जब तक देवाशीष को होश नहीं आ रहा तब तक ये सुरक्षित है। जैसे ही इसे होश आएगा तो वो आत्मा फिर इसे परेशान करेंगी। वे लोग पूरी रात देवाशीष के पास ही बैठे रहते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। सुबह होते ही पहली बस से ये लोग स्टेशन पहुंचते हैं और फिर वहां से हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। बंशी के घर वालों ने सुजीत को भी अपने साथ ले लिया था, क्योंकि सुजीत ही जानता था कि आखिर ये लोग पुल के नीचे किस जगह पर अपना ठिकाना बनाए हुए थे। सुजीत भी मदद करने के लिए उनके साथ उस जगह पर पहुंच गया था।
वहां पहुंचने पर सुजीत ने ओझा को वो जगह दिखाई जहां पर रंजन रोज जल को नमन करने के लिए जाता था। नदी के किनारे पहुंचकर ओझा ने अपने थैले से कुछ कौड़ियां निकाली और जमीन पर डाली। इसके बाद उन्होंने ठीक सामने देखा और कहा, हमें थोड़ा आगे जाकर ही अंगूठी को रखना होगा। इसके बाद ओझा अपना थैला देवाशीष के पिता को दे देता है और खुद अंगूठी के साथ नदी के पानी में उतर जाता है। इसके बाद वह मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ता है और अपनी आंखें बंद किए रहता है। तब उनके सामने एक दृश्य आता है। वह दृश्य कुछ यूं था कि एक लड़का हावड़ा ब्रिज पर खड़ा हुआ रो रहा है और आसपास कोई भी नहीं है, केवल रात का अंधेरा है। रोते रोते उस लड़के ने उस पुल से नीचे छलांग लगा दी। इसके बाद वो छटपटाने लगा। नदी का बहाव तेज था। वह चाहकर भी अपने आप को नदी के किनारे नहीं ला पाया। बार बार उसके हाथ पानी से ऊपर आ रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका क्योंकि अंधेरा हो रहा था। सब लोग अपने अपने घरों में थे। ओझा अपनी आंखें खोलता है और कुछ मंत्र उच्चारण करने के बाद उस अंगूठी को नदी में बहा देता है। इसके बाद वह ओझा बाहर आता है और देवाशीष के पिताजी से कहता है, मुझे उम्मीद है शायद अब उस आत्मा ने देवाशीष के शरीर को छोड़ दिया होगा। इतना कहकर जब ओझा वापस नदी की तरफ पलट कर देखता है तो उसे नदी के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसी लड़के की आत्मा थी जो देवाशीष के शरीर में घुसा हुआ था। धीरे धीरे वह लड़का नदी के अंदर धंसता चला जाता है, जैसे कोई रेत के अंदर धंसता है। नदी का बहाव अब सामान्य हो चुका था। ओझा और देवाशीष के घर वाले घर वापस आते हैं और वे लोग पूरे रास्ते यही प्रार्थना कर रहे थे कि शायद अब देवाशीष को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जब वे लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि देवाशीष बेहोश पड़ा है। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं। ओझा देवाशीष को होश में लाता है तो अब देवाशीष बिल्कुल ठीक था, बस उसके शरीर में काफी दर्द था। वह हर किसी को अपने आप को छूने से मना कर रहा था। देवाशीष के घर वाले उस ओझा का धन्यवाद करते हैं जिसने उनके बेटे की जान बचा ली। वह ओझा भी उन सभी को प्रणाम करके और दक्षिणा लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन आज भी वह अंगूठी उसी नदी में है। कुछ नहीं पता वह कब किसे मिल जाए। हालांकि इस घटना को काफी समय हो चुका है और शायद हावड़ा ब्रिज पर आज भी ऐसे कोई हादसे होते हो, क्योंकि वो अंगूठी शायद आज भी उसी पानी में घूम रही है। और अक्सर कई बार सुनने को मिलता है कि हावड़ा ब्रिज पर लोग डिप्रेशन की वजह से या और कुछ परेशानियों की वजह से अपनी जान देते रहते हैं। खैर, आज तो वहां पर काफी सिक्योरिटी कर दी गई है, तो ऐसी घटनाएं काफी कम हो गई हैं या ना के बराबर है। लेकिन बताया जाता है कि उस ब्रिज पर काफी सारी आत्माएं भटकती रहती थीं, क्योंकि पहले के समय काफी लोगों ने अपनी जान दी थी और जो भी लोग रात के समय वहां से गुजरते थे या उन आत्माओं के संपर्क में आ जाते थे तो उनको ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और जरूरी नहीं कि वहां पर हर किसी को ही ऐसी अंगूठी मिले। कई लोग और कारणों की वजह से अपनी जान वहां गंवा देते हैं और अगर उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती तो वो अपने बचे हुए काम को करने के लिए वहीं पर भटकते रहते हैं और जो भी इंसान उनके ऑरा में आ जाता है वो उनसे बच नहीं पाता, यानी उन्हें नजर आने लगता है। या फिर जिन लोगों का ऑरा बहुत ही कमजोर है तो शायद वो उनके शरीर पर भी कब्जा कर ले। तो साथियों, मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई है और मैं जानता हूं काफी कम लोग होंगे जो सबसे आखिर तक कहानी को सुन रहे होंगे। तो अगर आप चुनिंदा साथियों में से हैं और आखिर तक सुन रहे हैं तो अपना नाम मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिए ताकि अगली बार आपका नाम लेने की पूरी कोशिश की जा सके। चलिए अब हम अपने लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। एहसान बरेली, अमरजीत बिहार, आशा ओरा पंजाब, नीता लांबा केटीएम, सोनू इलाहाबाद, माया कोलकाता, तौसिफ खान महाराष्ट्र, मोनिका कानपुर सिटी, सुरेंद्र कुमार विजयनगर राजस्थान, आरती कंचे एमपी, गोलू भदौरिया भोपाल। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।